तो एक आई जस्ट लॉग इन और देखो, हमने चैटर तक देखा था, चैटर रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड हमने देखा था, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आती है। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ईमेल टेम्पलेट्स। हम लोगों ने ईमेल टेम्पलेट्स भी बना के देखे थे, ठीक है। ईमेल टेम्पलेट क्या होता है? फर्स्ट थिंग, आप नॉर्मल ईमेल तो करते ही हो जब भी आपको किसी यूज़र से करना होता है, और हमारा जो ईमेल है ना, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। ओके, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, एक मेल से, एक मेल आईडी से आप दूसरे किसी यूज़र को मेल कर रहे हो, राइट। एंड योर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास मेल आईडी दूसरी होती है, कोई गूगल जीमेल है, कोई हमारे पास याहू होगा, हॉटमेल होगा, दूसरे डोमेन होते हैं। तो हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जब भी मेल करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले इंक्रिप्शन होता है। मतलब आपका मैसेज जाएगा जिस प्रोटोकॉल पे ये क्या करेगा, फॉरवर्ड होगा ना, मूव करेगा, वो इनक्रिप्ट करेगा पहले तो इसको, कि आपका मेल इजीली कोई और एक्सेस ना कर पाए। अगर कोई एक्सेस करे तो ही और शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उसका मैसेज है। तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्ट होना, कि वो किसी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है या फिर कोई कोड से आपका मैसेजेस है वो इनकोडेड है, राइट। तो जब वो दूसरे मीडियम से ट्रैवल करके जब वो दूसरे डोमेन में पहुंचता है, फिर उसी डोमेन में आप जब कोई यूज़र मिलता है तो क्या होता है, वहाँ पे डिक्रिप्ट होता है, ठीक है, डिकोडिंग होती है उसकी। तो वो जो डिकोडिंग होती है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका नॉन अंडरस्टैंडेबल मैसेज होता है, जो प्रोटेक्टेड मैसेज होता है, वो होता है डिकोडेड वहाँ पे। मतलब वो आपके नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट होगा, एंड देन द यूज़र और द पर्सन विल बी एबल टू रीड दैट मैसेज, एबल टू या एक्सेस दैट मैसेज। तो ईमेल टेम्पलेट्स हमारे होते हैं, क्या होते हैं जब भी हम कोई जेनेरिक मेल भेजना चाहते हैं किसी भी यूज़र को, ठीक है, लाइक वेन एवर यू शॉप फॉर एनी एप्लीकेशन, तो आपको हमेशा एंड में से कुछ जनरेट होता है मैसेज, थैंक यू फॉर शॉपिंग। और जब नया कस्टमर बनता है तो आता है वेलकम टू दिस एप्लीकेशन और लाइक दिस। तो ऐसे जो जेनेरिक मेल्स होते हैं आपके, पोस्ट ऑपरेशन मेल्स होते हैं, जिसमें आपको क्या यूज़र को एक्नॉलेज करना होता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वी विल बी ट्रैकिंग योर स्टेटस। ऐसे जब सब सारे आपको मैसेजेस भेजना होते हैं, अपडेट्स भेजना होते हैं, जनरल अपडेट भेजना होते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ईमेल टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो मेल टेम्पलेट्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं, चारों टाइप देखे थे हमने, हम लोगों ने क्रिएट करके भी देखे थे ईमेल टेम्पलेट्स। तो पहला तो आपका बेसिक सा टेम्पलेट होता है, दैट इज़ योर टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट। तो टेक्स्ट में क्या होगा, आपको सिंपल आपको कोई भी मैसेज भेजना है, सिंपल कोई टेक्स्ट डालना है, कोई लाइन लिख के भेजना है, दैट इज़ योर टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट, राइट। तो वो वाली चीज़ आप टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट से कर सकते हो। इसमें आपको ये अलाउ नहीं करता है कि आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो या फिर आप उसको प्रॉपर्टी बदल सकते हो। ये वाली सारी चीज़ें क्या होती है, आप ईमेल टेक्स्ट में नहीं कर सकते। आप नॉर्मली एक बॉडी लिख के इन योर टेक्स्ट मैसेज वो आप लिख के उसको ईमेल टेम्पलेट को बनाते हो। इसमें आप मर्ज फील्ड यूज़ कर सकते हो। मर्ज फील्ड क्या होता है हमारा, हम रियल टाइम डेटा यूज़ करते हैं। मर्ज फील्ड क्या होता है, जो भी अगर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस मर्ज फील्ड को, मर्ज फील्ड हमारा ये होता है कि हम एक फील्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी फील्ड हम डालेंगे तो एक्चुअल में जिस यूज़र ने काम किया है, फिर एक्चुअल में जो भी काम हो रहा है वो क्या करेगा, वो मर्ज फील्ड को कन्वर्ट कर देगा जिसकी बात हो रही है। अगर मान लो मैंने अकाउंट डॉट नेम मर्ज फील्ड लिया है, तो उस टाइम में जिस अकाउंट पे काम हो रहा है, जिस अकाउंट का रिकॉर्ड एडिट हुआ है, उस अकाउंट का नाम वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। दैट इज़ योर टेक्स्ट ईमेल टेम्पलेट। सेकेंड होता है आपका कस्टम ईमेल टेम्पलेट। कस्टम होता है विथ लेटर हेड, ठीक है। तो कस्टम विथ लेटर हेड क्या होता है,
अभी आपने कभी भी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिया होगा किसी अच्छे डॉक्टर से, नॉर्मल डॉक्टर्स क्या कहते हैं, नॉर्मल एक नोटपैड पे ब्लैंक नोटपैड पे अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, बट व्हेनेवर यू गो टू गुड हॉस्पिटल, कुछ रेप्यूटेड जगह होती है, तो वहाँ पे उनका खुद का एक नोटपैड होता है जहाँ पे ऊपर हॉस्पिटल का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका अवेलेबिलिटी टाइम, ठीक है, नीचे उनके साइन और ये सारी चीज़ें होती है, ऑटोमेटिकली प्रिंटेड होती है। वो होता है आपका लेटर हेड, ठीक है। लेटर हेड मतलब ऊपर एक जगह होती है जिसपे उनका डिटेल्स होता है, नीचे होती है कुछ जगह जहाँ पे फूटर, हेडर फूटर जो हम बोलते हैं वर्ड में, वो वाली सारी दोनों स्पेसिस होती है और वहाँ पे सारा उनका डेटा लिखा हुआ होता है, दैट इज़ योर लेटर हेड। तो हमको कस्टम ईमेल टेम्पलेट जो होते हैं विथ लेटर हेड, वो हमको अलाउ करते हैं कि हमको अगर ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रखना है, नीचे वाली बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रखना है, तो वी कैन कीप दैट। और जो बॉडी है उसमें हमको कोई टेक्स्ट डालना है, कोई इमेज डालना है, हमको कोई ऑडियो भी डालना है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है कस्टम विथ लेटर हेड में, ठीक है। और इसमें हम लोग नए कलर, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, मतलब पूरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। थर्ड होता है HTML विदाउट लेटर हेड। तो विथ लेटर हेड हमको पता है कि क्या होता है, लेटर हेड्स होंगे, और विदाउट लेटर हेड में नॉर्मल एक पेज होगा, कोई उसमें ऊपर और नीचे जो फूटर, हेडर फूटर वाली जो डेजिग्नेटेड स्पेस होती है वो उसमें अवेलेबल नहीं होगी आपको, ठीक है। तो दैट इज़ योर HTML विदाउट लेटर हेड। बट इसमें आपको ऑफकोर्स आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, राइट। उसके अंदर आप अपने इमेजेस वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वो विदाउट लेटर हेड होता है। अब फोर्थ आता है आपका विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट। तो हम लोगों ने टैग्स देखे थे विजुअल फोर्स ईमेल टेम्पलेट में। इसमें विजुअल फोर्स ना एक लैंग्वेज है सेल्स फोर्स में। हम इसमें जब हम कस्टमाइजेशन करते हैं, जब कोडिंग करते हैं, तो हाउ योर पेज विल लुक, जो हमको फ्रंट एंड HTML CSS जैसे इसके टैग्स होते हैं, वो वाली चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप विजुअल फोर्स में अपना लिखते हो पेज, और उसके बाद में यू विल बी एबल टू सी पेज अकॉर्डिंगली। तो ऐसे ही ईमेल के लिए आप विजुअल फोर्स टैग्स का यूज़ कर सकते हो। उस कोडिंग करके आपको जैसे पेज दिखाना है, जो भी दिखाना है, वो सारा उस टाइम पे कर लोगे। तो ऐसे 4 टाइप के ईमेल टेम्पलेट्स हमने देखे थे, ओके। हम हमेशा टेम्पलेट बना के रख देते हैं, एंड दिस टेम्पलेट वी कैन यूज़ इट लेटर फॉर एनी प्रोसेस। जैसे हमने असाइनमेंट रूल देखे थे, असाइनमेंट रूल में आपको अगर पोस्ट मैसेजेस अगर आपको भेजना है, तो उस केस में क्या करोगे, ईमेल टेम्पलेट का यूज़ करोगे। और उस केस में आप ईमेल टेम्पलेट का यूज़ करोगे। अगर असाइनमेंट रूल हमने देखा, अभी हम वर्क फ्लो रूल देख रहे हैं, वहाँ पे हमको यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। अब हमने क्या देखा था, असाइनमेंट रूल देखे थे, लीड असाइनमेंट रूल, केस असाइनमेंट रूल, और अप्रूवल प्रोसेस देखी थी, ठीक है। असाइनमेंट रूल्स जो है ना, वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। आपको सेटिंग किसी की चेंज करनी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, सेटअप में जाके सर्च करेंगे। जैसे आप असाइनमेंट रूल डालोगे, यू विल सी ऑप्शंस, लीड असाइनमेंट रूल और केस असाइनमेंट रूल, ओके। ये देखो, देखिए यहाँ पे। अब लीड असाइनमेंट रूल क्या होता है, लीड ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, जब भी पोटेंशियल कस्टमर हमारा होता है, जैसे ठीक है, ये पर्सन, ये जो यूज़र है हमारा कस्टमर बनने वाला है, दैट इज़ योर लीड। हम बहुत बार बोलते हैं ना कि आई वांट टू नो दिस थिंग, डू यू हैव एनी लीड्स ऑफ दैट। तो मतलब क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई लीड है जो मुझे उस जगह पे लेकर जाए, जो मुझे काम चाहिए वो मिल जाए। तो दैट इज़ लीड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपका अकाउंट बनने वाला, जब वो कन्वर्ट होने वाला होता है अकाउंट में, कोई इंटरेस्टेड है, कस्टमर है, कोई इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। ये असाइनमेंट रूल क्या होता है, जब आप बनाओगे इसको, यहाँ पे इसका रूल का नेम डालोगे, बेसिक चीज़ है जो रूल का नेम है, और क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आप करोगे।
और ये सब। और असाइनमेंट रूल आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या क्राइटेरिया है। मतलब असाइनमेंट ही नाम से पता चल रहा है कि लीड असाइन करना है हमको, रूल होते हैं ये, तो कब असाइन करना है। मतलब कि क्राइटेरिया, अगर ये लीड बनता है अगर इस फील्ड की वैल्यू इसके बराबर है, या फिर ये फील्ड जब यूज़र इसकी वैल्यू ये रखता है, तो क्या होना चाहिए, इस पर्सन को, इस डेजिग्नेटेड पर्सन को असाइन हो जाना चाहिए। बहुत सारे टीम्स होते हैं कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं कि ठीक है ये जो टिकट है ये किसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग डिस्क्राइब करते हैं हमारा इशू, हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को असाइन हो जाता है। तो ये असाइनमेंट रूल वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आप जब भी कोई अपना इशू डाल रहे हो तो वो फ़िल्टर आउट कर लेता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं एक कंपनी में। तो एक उसमें कोई प्रोसेस होना चाहिए कि ये राउट कैसे हो रहे टिकट्स, ठीक है। तो इस केस में आपके असाइनमेंट रूल्स काम आते हैं कि ठीक है, अगर ये हाई प्रायोरिटी पे है तो ये टीम इस पे काम करेगी, लो प्रायोरिटी पे है तो ये टीम इस पे काम करेगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको राउट कर देते हैं कि अगर हाई है तो ये सीधे सीधे इस लीड इसको असाइन कर देगा। ये लीड ग्रुप ऑफ यूज़र हो सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक यूज़र हो सकता है, या फिर अब क्यू हो सकती है जिसमें बहुत सारे यूज़र होंगे, एक नहीं कर पाएगा तो दूसरा उसको ले सकता है। दैट इज़ हाउ यू असाइन योर लीड। सेम केस असाइनमेंट रूल भी सेम ही होता है, बस यही कि केस ऑब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है लीड से। केस में आपका क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टास्क क्रिएट हुआ है, कोई इशू है, या फिर कोई चीज़ है जो हमको अचीव करनी है, कोई फंक्शनलिटी है। तो उस केस में क्या करते हैं, केस क्रिएट करते हैं, केस का स्टेटस फिर हम चेंज करते हैं कि अभी इन प्रोग्रेस है, अभी इस पे काम हो रहा है, या फिर वर्किंग है, या फिर ये क्लोज हो गया है। तो असाइनमेंट रूल का जो फंडामेंट है कि हाँ, अगर हमारा कोई कंडीशन मीट हो रही है तो क्या करना चाहिए, असाइन करना चाहिए, वो केस असाइनमेंट रूल में भी सेम होता है। हाँ, हम लोगों ने इसकी बात देखा था, वर्क फ्लो रूल्स हमने पढ़े थे कल। वर्क फ्लो रूल मैं एक बार बताती हूँ। ये जो भी प्रोसेसेस है, वर्क फ्लो रूल है, प्रोसेस बिल्डर है, लाइटनिंग फ्लो है, ये होती है आपकी बिजनेस प्रोसेस। आपको जब भी ऑटोमेट करना है अपना फ्लो कि मुझे ये काम है बट मैं मैनुअली नहीं करूँगी, कोई डेटा क्रिएट हो रहा है ऑर्ग में, सेल्सफोर्स में, एंड आई डोंट वांट टू डू इट मैन्युअली, मुझे ऑटोमेटिकली ये चीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, बिजनेस प्रोसेसेस का यूज़ करोगे उसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे, और ये दीज आर एक्टिव। तो आप इसको कभी भी डीएक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि ठीक है फंक्शनलिटी अभी नहीं चाहिए मुझे अपने ऑर्ग में, यू कैन सिंपली डीएक्टिवेट इट। आपको परमानेंटली ही हटाना है सेल्सफोर्स से तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, और एडिट तो हम हमेशा कर ही सकते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो हम ऐसे ही एक वर्कफ्लो रूल देख लेते हैं अभी, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ऑब्जेक्ट रूल का आप नाम दोगे, डिस्क्रिप्शन, अगेन आई टोल्ड यू डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमारा रिलेटेबल जो भी फंक्शनलिटी चल रही है वो हमको डिस्क्रिप्शन में देना होता है, ताकि हम तो उसको समझ पाए, बिकॉज हम लोग इतना सारा कन्फिग्रेशन कस्टमाइजेशन करते हैं कि हमको भी कल को याद नहीं होता कि हमने इस चीज़ में क्या लिखा था, क्या किया था। बट द नेक्स्ट पर्सन हु इज़ वर्किंग इन प्लेस ऑफ यू, और आपको ही अगर नेक्स्ट टाइम पे देखना है, तो द डिस्क्रिप्शन शुड बी इनफ टू एक्सप्लेन व्हाट दिस प्रोसेस इज़ डूइंग, ठीक है। अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या करता है। ओके, क्रिएटेड मतलब जब भी आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो ये प्रोसेस होगी फायर, ये वाली प्रोसेस चलेगी। अब रिकॉर्ड क्रिएट होगा, मान लो अकाउंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंट जब भी क्रिएट होगा तो ये वाली प्रोसेस चलेगी, और हमको क्या करना है, क्राइटेरिया देना है कि किस क्राइटेरिया पे चलना चाहिए। क्राइटेरिया दे सकते हैं, फॉर्मूला दे सकते हैं। तो अभी इसमें लिखा है कॉन्टैक्ट डू नॉट कॉल, अगर इक्वल्स टू ट्रू होता है तो ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है। ऐसे जो भी फील्ड हमको, ये क्राइटेरिया इज द कंडीशन, कि ये कंडीशन जैसी होती है तो हमको अपना वर्क फ्लो रूल चलाना, हमको अपना दूसरा का मतलब अगर ये फील्ड इसके इक्वल होता है तो हमको क्या करना है, नया टास्क बनाना है, या हमको फील्ड अपडेट करना है, या हमको मेल भेजना है, या आउटबाउंड मैसेज भेजना है, ये जो भी काम करवाना है वो इस चीज़ के बाद होना चाहिए। तो हर बार जब भी रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब ये चीज़ होगी। या फिर दूसरा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया था क्रिएटेड एंड एवरी टाइम इट्स एडिटेड, मतलब क्रिएट तो हो गया तब तो चला ही चला, पर किसी यूज़र ने उसको एडिट भी किया है, एवरी टाइम इट्स एडिटेड, मतलब एडिट किया है नॉर्मल
उसका जो सिस्टम लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो चेंज हुआ है तो वो वापस चलेगा। एवरी टाइम इज़ एडिटेड मतलब अगर सूडो अपडेट भी है, मान लो आपने कोई भी फील्ड भी अपडेट नहीं किया, सिर्फ एडिट पे क्लिक करके उसको सेव कर दिया, तो उसका सिस्टम का लास्ट मॉडिफाइड डेट भी चेंज हो जाता है, उस केस में भी चलेगा। और 1 सेकेंड, नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है क्रिएटेड इन एनी टाइम इट्स एडिटेड टू सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया। अब ये जो चीज़ होती है समझने लायक है कि क्रिएटेड जब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तब तो चला ही चला, पर एनी टाइम इट्स एडिटेड टू सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया, मतलब सब्सिक्वेंटली मीट करना मतलब कि ओके हम एडिट कर रहे हैं बट वो ये चेक करेगा कि क्या पहले से इसकी वैल्यू चेंज हुई है। मतलब अभी क्या है क्राइटेरिया कॉन्टैक्ट डू नॉट कॉल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो अब अगर हम सेकंड की बात करें तो क्रिएटेड इन एवरी टाइम इट्स एडिटेड मतलब हर बार इसकी वैल्यू ट्रू है, और मान लो कि मैंने कोई और फील्ड चेंज किया है कॉन्टैक्ट पे, नॉट डू नॉट कॉल बट दूसरा फील्ड चेंज किया है पर ये रिकॉर्ड में लास्ट मॉडिफाइड डेट चेंज हुआ है तो ये चलेगा। बट जो थर्ड वाला है ना एनी टाइम इट्स एडिटेड और सब्सिक्वेंटली मीट क्राइटेरिया, इस केस में हर एडिट पे नहीं चलेगा। अगर डू नॉट कॉल की वैल्यू ये चेक करेगा कि अगर पहले फॉल्स थी और अब ट्रू है तो ही चलेगा, ट्रू से ट्रू रहती है तो नहीं चलेगा। यही होता है आपका सब्सिक्वेंटली मीट। नॉन मेट कंडीशन से मेट कंडीशन में जाता है तब हमारा रूल चलता है, फायर होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका आपका रूल का नाम, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, रूल का क्राइटेरिया क्या है। अब ये तो हो गया फायर करने के लिए, ये प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगी। बट हमको अब क्या करना है, जो पोस्ट रूल है वो हमको पोस्ट ऑपरेशन क्या रखना है कि चलो फायर हो गया, ये क्राइटेरिया मीट हो गया, अभी हमारी प्रोसेस चली, पर हमको करवाना क्या इस प्रोसेस में कि जैसे रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, मान लो चलो डू नॉट कॉल की वैल्यू ट्रू भी हो गई, बट अब ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ये हो गया तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हम वर्कफ्लो से 4 ये अचीव कर सकते हैं, 4 टास्क अचीव कर सकते हैं, 4 ऑपरेशंस हम करवा सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड अपडेट कर सकते हैं, उसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फील्ड है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम लोग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क क्रिएट मतलब वही होता है कि कोई टू डू लिस्ट है, जैसे हम लोग अपने नोट्स में लिखते हैं ना कि ये मुझे करना है आज, हम लोग जैसे जैसे उसको ख़त्म कर जाते हैं वे स्ट्राइक इट आउट कि डन ये हो गया है। तो वैसे हम टास्क क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग फील्ड अपडेट कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ईमेल भेज सकते हैं। जो हमने ईमेल टेम्पलेट बनाए हैं अभी, तो ईमेल भेजने में वही टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सीधे मेल एड्रेसेस डाल देंगे जिसको हमको भेजना है, एंड देन वी विल डायरेक्टली यूज़ दिस ईमेल टेम्पलेट। तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि चलो मैंने एक नया वर्कफ्लो रूल लिखा है जिसमें मेरा ये मैंने लिखा है क्राइटेरिया क्रिएटेड, सिर्फ कि जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा और मेरा होना चाहिए ईमेल टेम्पलेट, मतलब मेरा क्राइटेरिया क्या हुआ, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, लास्ट मॉडिफाइड डेट मेरी चेंज हुई, तो उस केस में क्या करूँगी, मैं ईमेल भेजूँगी यूज़र को कि ओके वेलकम टू दिस ऑर्ग और वेलकम टू न्यू बीइंग ए न्यू कस्टमर वेलकम मेल भेजना है। तो मैं पोस्ट ये जो इमीडिएट वर्कफ्लो एक्शन है उसमें क्या करूँगी, मैं ईमेल वाला चूज़ करूँगी एंड देन मैं मेल भेज दूँगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ऑटोमेट करते हो कि आपको हम क्या करते थे, मैनुअली क्रिएट करते थे रिकॉर्ड, बट अब जैसे ही रिकॉर्ड आपका क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली यूज़र को मेल चला जाएगा। तो अब तीसरा ये होता है। चौथा है आपका आउटबाउंड मैसेज। आउटबाउंड मैसेज मतलब सेल्सफोर्स के बाहर आपको कहीं मैसेज भेजना है तो वो होता है आपका आउटबाउंड मैसेज। वो ये चारों टास्क आप अचीव कर सकते हो वर्कफ्लो से। और टाइम डिपेंडेंट में हमने देखा था कि अगर हमको कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो वो होता है आपका टाइम डिपेंडेंट एक्शन। इसको आप एडिट कर सकते हो कभी भी। इसमें यही है कि आपको कितने टाइम बाद भेजना है, क्रिएशन के बाद भेजना है, क्रिएशन लास्ट मॉडिफिकेशन के 30 दिन बाद भेजना है, 20 दिन बाद भेजना है, 1 दिन बाद भेजना है। ये इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें दिन आप देते हो, घंटों से नहीं कर सकते कि आज ही क्रिएट हुआ है उसके 5 घंटे बाद मैसेज आना चाहिए। सो नो, यू हैव टू गिव स्पेसिफिकली नंबर ऑफ डेज़। दूसरी चीज़ ये, इससे आप कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते, इसका लिमिटेशंस बता रही हूँ मैं। और तीसरी लिमिटेशन है कि आप इसमें रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को नहीं अपडेट कर सकते। मतलब अगर आपने कॉन्टैक्ट पे लिखा है, कॉन्टैक्ट का फील्ड का क्राइटेरिया लिखा है तो आप कॉन्टैक्ट के ही फील्ड अपडेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना, तो उनके फील्ड्स या
उससे रिलेटेड आप डेटा नहीं अपडेट कर सकते। तो इसके और भी बहुत सारे लिमिटेशन है जो सेल्सफोर्स ने कॉम्पेंसेट किए हैं प्रोसेस बिल्डर में, ठीक है। तो कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जो इससे नहीं होती, वो आपकी होती किससे, प्रोसेस बिल्डर से होगी। तो दैट इज़ हाउ प्रोसेस बिल्डर कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, ये है आपका प्रोसेस बिल्डर। इसका यूआई जो है वो पूरा लाइटनिंग बेस्ड है, मतलब वर्कफ्लो का आपको दिखेगा थोड़ा क्लासिक वाला, पर देखो इसमें है ना पूरा यूआई जो है वो लाइटनिंग जैसा है। तो हम लोग देखते हैं कि वो प्रोसेस बिल्डर क्या करे। प्रोसेस बिल्डर भी सेम है, आपको जब भी कोई बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट करनी है तो आप उस पर या तो प्रोसेस बिल्डर बना सकते हो, वो या फिर वर्कफ्लो रूल लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइटनिंग फ्लो लिख सकते हो। अब प्रोसेस बिल्डर में भी कुछ लिमिटेशन है जो लाइटनिंग फ्लो में कवर होती है। लाइटनिंग फ्लो में और आपका स्कोप वास्ट हो जाता है कि आप उससे और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। तो फिलहाल हम प्रोसेस बिल्डर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डर्स लिखे हुए हैं, सो वी विल सी दैट फर्स्ट, आफ्टर दैट हम लोग नया देखते एक बार क्रिएट करके। तो इसका देखो ये क्या होता है, स्कीमा कैसा होता है। आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में कोड, जो भी आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखना है प्रोसेस बिल्डर, वो ऑब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट चूज़ करोगे, मतलब उस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अगर आपका क्रिएट हो रहा है, देखो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट आपने चूज़ किया, तो ये स्टार्ट कब होना चाहिए प्रोसेस, ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड, व्हेन अ रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड और एडिटेड, राइट। मतलब ये प्रोसेस तब चल, इसमें वैल्यूएशन क्राइटेरिया वो नहीं होता जो हमने प्रोसेस वर्कफ्लो रूल में देखा है, व्हेन द रिकॉर्ड इज़ क्रिएटेड एंड एडिटेड एंड सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया, वो वाली चीज़ें इसमें नहीं होती है। इसमें दो सिंपल सी चीज़ें होती है कि कब चलना चाहिए प्रोसेस, या तो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तब चलेगी, या फिर रिकॉर्ड क्रिएट और एडिट हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है तब भी चलेगी। तो आपको इसमें आपको जो चूज़ करना है वो करो। अब देखो वहाँ पे था सब्सिक्वेंटली मीट द क्राइटेरिया, उसी का ये चीज़ है रिकर्शन, कि क्या करता है, रीवैल्यूएट कर रहा है रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम्स, कि रिकर्शन में तो नहीं जा रहा। रिकर्शन मतलब क्या, मैंने बताया था ना कि मैंने एक रूल लिखा है जिसमें मेरा स्टेट अगर अपडेट होता है तो सिटी अपडेट होना चाहिए, और दूसरा मैंने दूसरी प्रोसेस लिखी जिसमें सिटी अपडेट होती है तो स्टेट अपडेट होना चाहिए। वो तो कंटिन्यू चालू रहता है वही ना। हाँ, तो वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाता है कि स्टेट अपडेट हो रहा है तो उसकी वजह से सिटी अपडेट हो रही है, फिर दूसरी प्रोसेस क्या करेगी, सिटी अपडेट हो रही है तो स्टेट अपडेट कर देगा, फिर उसकी वजह से पहली प्रोसेस फायर होगी, स्टेट अपडेट हो रहा है फिर सिटी, तो वो इनफाइनाइट टाइम जब चलेगा ना तो आपकी लिमिट रीच हो जाती है, गवर्नर लिमिट होती है हमारी एक, वो रीच हो जाती है और बहुत बार चलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, एरर आने लग जाएगा, आप जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा और उसमें एरर आएगी। तो ये वाली चीज़ें अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या चीज़ है, रिकर्शन है। तो रिकर्शन में क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा, जब आप सेव करोगे ना रिकॉर्ड को, उससे पहले वो मल्टीपल टाइम्स उसको इवैल्यूएट करेगा कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी, वो चेंज हो रही है क्या, पहले से सेम वैल्यू तो नहीं है, और दूसरी प्रोसेस की वजह से अपडेट तो नहीं कर रही है। तो अब जब आपको लगता है कि ये चीज़ होने वाली तो आप रिकर्शन को येस कर सकते हो, एंड देन यू कैन राइट योर प्रोसेस। तो ये चीज़ है, इस नोड में आप अपना ऑब्जेक्ट चेक करोगे, ऑब्जेक्ट लोगे। अब नॉर्मल फ्लो चार्ट क्या होता है हमारा कि हमको ये ऑब्जेक्ट पे लिखा, हमको एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, अगर ये क्राइटेरिया, दिस इज़ योर क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया अगर हुआ तो ये ट्रू हुआ तो ये एक्शंस होने चाहिए, एंड देन स्टॉप। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है तो ये क्या करेगा, दूसरा क्राइटेरिया चेक करेगा, दूसरा क्राइटेरिया अगर ये हो रहा है तो ये ट्रू हुआ तो ये होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए, एल्स परफॉर्म हो गया, प्रोसेस ख़त्म हो गई। अगर ये वाला नहीं क्राइटेरिया मीट हो रहा है फिर दिस विल चेक अनदर क्राइटेरिया, ऐसे, और जब सारे ख़त्म हो जाएंगे देन इट विल स्टॉप दिस प्रोसेस हियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइटेरिया हम कैसे देते हैं, क्राइटेरिया का नाम दो। अब दूसरी चीज़, क्राइटेरिया मतलब क्या, कंडीशन आपकी क्या मीट हो रही है। तो या तो कंडीशन आप नॉर्मली देखो कि फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, या फिर फॉर्मूला इवैल्यूएट्स टू ट्रू। फॉर्मूला मतलब हम जैसे वर्कफ्लो में भी वैलिडेशन रूल में लिखते थे ना फॉर्मूला, कि ये फील्ड इसके बराबर है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह होते थे उसमें, फंक्शंस होते थे, वैसे ही आप फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे। और तीसरी चीज़ है नो क्राइटेरिया, जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन, मतलब जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कोड का, कोई चेक नहीं करेगा कि इस फील्ड की वैल्यू इसके बराबर है तो चलाए हम, या फिर ये पिकलिस्ट वैल्यू इसके बराबर है तो चलेगी, नहीं, सीधे सीधे ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, तो हमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 3 होते हैं इसमें क्राइटेरिया के ऑप्शन, कि कंडीशन मीट हो रही है तो, फॉर्मूला हमारा ट्रू हो रहा है तो, या फिर कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट एग्जीक्यूट द एक्शन।
तो ये कंडीशंस हैं, ये अगर चेंज हुआ है इसमें या फिर ये इक्वल से पिक लिस्ट के इसके, तो ये कंडीशन हमारी देख रहा है। अब कंडीशंस क्या है, बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। तो एंड और कि सारी ट्रू होना चाहिए तो चले, या फिर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है। एंड का मतलब क्या है, 1 और 2 दोनों ट्रू होगी तो ही चलेगा। और का मतलब क्या है, इन दोनों से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो चलेगा। और कस्टमाइज़ द लॉजिक, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब 3 अगर इसमें कंडीशन है, तो कभी-कभी ऐसा होगा कि 1 और 2 तो होना ही होना चाहिए, और तीसरी अगर नहीं भी हुई तो चलेगा। तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन एंड में हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, और तीसरी जो होगी वो और में हो जाएगी, या फिर सेकंड और थर्ड जो होगी वो और में है पर फर्स्ट तो चलना ही चाहिए। तो वैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड जैसे ही ये क्राइटेरिया मीट होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया मीट हुआ, ट्रू हो गया, तो ये क्या करेगा, इमीडिएट एक्शन में जाएगा। इमीडिएट एक्शन क्या, आपका एक्शन का नाम डालो। और अब यहाँ पे दिखाया है कि क्या है ये फ्लो, मतलब बहुत सारे, अब हम लोगों के वर्क फ्लो में क्या था, 4 ही टाइप के थे। टास्क अपडेट होता था, और दूसरी चीज़ होती थी आप फील्ड टास्क बना सकते हो, फील्ड अपडेट कर सकते हो, आउटबाउंड मैसेज भेज सकते हो और ईमेल भेज सकते हो। 4 चीज़ होती थी वर्क फ्लो से। अब यहाँ पे एक्शन नेम डाल दिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप इसमें कोई भी इमीडिएट एक्शन डाल सकते हो। बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हो किससे, वर्क फ्लो रूल से। तो अभी हम इसमें तो नहीं दिखेगा, आई विल क्रिएट न्यू प्रोसेस, तो उसमें पता चल जाएगा हमको, ठीक है। ठीक है, मैं नई प्रोसेस क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है अपना, उसका API नाम ऑटोमेटिकली ले लेगा, उसका डिस्क्रिप्शन डालो। अब देखो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन, कब होगी प्रोसेस स्टार्ट, अ रिकॉर्ड चेंजेस, मतलब कोई रिकॉर्ड अपडेट होता है तब होना चाहिए या फिर अ प्लेटफॉर्म इवेंट मैसेजेस रिसीव्ड, मतलब आपको कोई एक्सटर्नली आपका क्या हुआ है, आपका और भी वैसा सब चल रहा है बट आपको कोई इवेंट मैसेज आया है, वो तब होना चाहिए। या फिर इन्वोक्ड बाय अनदर प्रोसेस से इन्वोक होना, मतलब मैं प्रोसेस बिल्डर से अपना कस्टम कोड जो क्लास का लॉजिक है वो कॉल कर सकती हूँ, फ्लो कॉल कर सकती हूँ। वैसे ही मेरा प्रोसेस बिल्डर मैं कहीं और किसी और प्रोसेस से कॉल कर सकती हूँ। इंटर रिलेटेड होते हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने क्लास लिखी है तो वो क्लास ऑटोमेटिकली चलेगी, नहीं। मैंने अगर कोई कस्टमाइजेशन किया है सेल्सफोर्स में और मुझे कोई रिकॉर्ड क्रिएट होने पे वो वाला कोड कस्टम लॉजिक मुझे चलाना है, तो उसको प्रोसेस बिल्डर से कॉल कर सकती हूँ। दैट मीन्स आई एम इन्वोकिंग दैट क्लास टू विथ माई प्रोसेस बिल्डर। इन्वोक करना मतलब कॉल करना। तो हमको क्या करना है, अभी फ़िलहाल रिकॉर्ड अगर चेंज हो रहा है तो ही ये प्रोसेस चलाना है, ओके। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो पूरा खाली है, स्टार्ट है, ऑब्जेक्ट ऐड करो, किस ऑब्जेक्ट पे चलना चाहिए। तो आई सिलेक्ट कस्टम ऑब्जेक्ट जो है मेरा बना हुआ बियर पे, तब चलना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड या फिर व्हेन अ रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड। तो व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और एडिटेड, इसको आप कर दोगे सेव, ठीक है। क्रिएशन पे और अपडेशन पे दोनों पे चलेगा। अब आता है आपका रूल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का नाम क्या होना चाहिए, रिलेटेबल क्राइटेरिया रखो। कंडीशंस आर मेट, मतलब मुझे, आप इसमें देख सकते हो, देखो इसके ये ऑब्जेक्ट है, इसके जो भी फील्ड्स हैं आपको सारे यहाँ दिखेंगे। तो आप इसके रिलेटेड फील्ड्स भी देख सकते हो, देखो ये जितने भी है ना ये सारे दिखेंगे यहाँ पे। तो हमको क्या करना है कि जब भी आपका क्राइटेरिया है आपको पता होगा रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप उस हिसाब से चलो फिलहाल के लिए लेते हैं कि एल्कोहल परसेंटेज। अब परसेंटेज इसका डेटा टाइप है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे सारा चेंज हो जाता है कि अगर ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ, इस चेंज है, मतलब अगर एल्कोहल की वैल्यू पहले से बाद में चेंज हो रही है तो क्या होगा, ये सारे फंक्शंस आप देख सकते हो इसमें। तो एल्कोहल परसेंटेज अगर ग्रेटर देन होता है, टाइप नंबर फील्ड रेफरेंस फार्मूला, नंबर मतलब सीधे सीधे मैं नंबर वैल्यू डाल दूँगी। फील्ड रेफरेंस हमेशा क्या होगा, किसी भी दूसरे उसका आईडी होगा। रेफरेंस मतलब आईडी हम डालते हैं, आईडी चूज़ करते हैं हम, किसी और फील्ड का आईडी हम डालेंगे। अगर मैं जैसे यहाँ पे फील्ड रेफरेंस डालूँगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा किसी और फील्ड को चूज़ करने का। बियर में ही कोई भी दूसरा फील्ड है तो उसकी वैल्यू मैं देख सकती हूँ यहाँ पे।
ठीक है, बट हमको क्या चाहिए अभी, अगर ग्रेटर देन कोई नंबर है, नंबर मान लो कि 30% से ज़्यादा है, क्राइटेरिया का नाम डाल दो, चेक अल्कोहल परसेंट, ठीक है। अगर ये 30%, अब यहाँ पे एक ही कंडीशन है तो सारी कंडीशन हम कर देंगे, ऑल द कंडीशन आर मेट, मतलब सारी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। एंड अगर डाला है मतलब ये इसके अलावा और कोई कंडीशन भी होती तो सारी एक बार में ट्रू होगी तो चलेगा, और अगर है तो ये कंडीशन, कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो भी ये प्रोसेस बिल्डर काम करेगा। तो मैंने ऑल कंडीशन ट्रू डाला फॉर नाउ, हमारे पास एक ही कंडीशन है। तो अब एक्शन टाइप, अब हमने क्राइटेरिया तो सेट कर दिया, अब जैसे ही क्राइटेरिया मीट हुआ तो क्या होना चाहिए उसके बाद, तो हम जाएंगे उसमें एक्शन में। तो एक्शन का टाइप देखो, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जितनी भी ये चीज़ें दिख रही है ना, यू कैन डू दिस इन सेल्स प्रोसेस बिल्डर। बट वर्क फ्लो में क्या होता था, सिर्फ 4 चीज़ें आती थी। क्या क्या कर सकते थे हम, फील्ड अपडेट कर सकते थे, टास्क क्रिएट कर सकते थे, ये सब याद रखना कि वो प्रोसेस बिल्डर से क्या क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो वर्क फ्लो से हम टास्क क्रिएट करते थे, फील्ड अपडेट करते थे, ईमेल सेंड करते थे एंड आउटबाउंड मैसेज सेंड करते थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी हो सकती है, बस इसमें एक चीज़ नहीं है जो वर्क फ्लो करता है, दैट इज़ योर आउटबाउंड मैसेज। इससे हम आउटबाउंड मैसेज नहीं भेज सकते। देखो यहाँ पे आप टास्क क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है, क्रिएट अ रिकॉर्ड मतलब टास्क या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ईमेल अलर्ट्स, ईमेल भी भेज सकते हो। वर्क फ्लो क्या करता है, फील्ड अपडेट करता था, तो अपडेट रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो, पर आउटबाउंड मैसेज आप नहीं भेज सकते, इसमें आउटबाउंड मैसेज का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोसेस बिल्डर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो एपेक्स है, एपेक्स मतलब आपकी जो कस्टमाइज कोड है, जो क्लास लिखी हुई है, वो क्लास आप कॉल कर सकते हो प्रोसेस बिल्डर से। देखो यहाँ पे एपेक्स हमने जैसे चूज़ किया, एक्शन नेम और एपेक्स क्लास। अब जो भी क्लासेस अवेलेबल है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी क्लासेस नहीं आती, वही क्लासेस आती है जिसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड होता है एक इन्वोकेबल क्लास। अगर हम वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं हमारी मेन क्लास में, तो वो क्लास अवेलेबल होती है प्रोसेस बिल्डर से कॉल करने के लिए, सारी क्लासेस नहीं होती अवेलेबल। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा है क्रिएट अ रिकॉर्ड। यहाँ पे हम जैसे ये चूज़ करेंगे, ये आपको पूछेगा किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो अगर हमारा इस बियर ऑब्जेक्ट पे किसी ने भी एल्कोहल परसेंटेज जब भी हमारा 30 से ऊपर हुआ, तो जैसे हम रिकॉर्ड सेव करेंगे आपका नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करोगे रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट उसका, ठीक है। ईमेल अलर्ट्स, ईमेल अलर्ट्स मतलब आपका नॉर्मल ईमेल भेजना, यहाँ पे आप ईमेल अलर्ट में टेम्पलेट भेज सिलेक्ट कर लो तो आपका ईमेल चला जाएगा, जो सेटिंग होती है वो दे दो। फ्लोज होते हैं आपके लाइटनिंग फ्लो, जो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। फ्लो यहाँ पे ऑटो लॉन्च फ्लो जो भी अवेलेबल है आपके वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आता है पोस्ट टू चैटर। पोस्ट टू चैटर में क्या होता है, चैटर में आप क्या करोगे, यूज़र को भेजना है, चैटर मैसेज डालना है, या चैटर ग्रुप को, जो हमने ग्रुप बनाया था ऑफिशियल ग्रुप जो होता है उस पर डालना है। तो कुछ नहीं, आप जैसे यूज़र सेलेक्ट करोगे यहाँ पे आ जाएगा कौन सी यूज़र को भेजना है, सर्च फॉर यूज़र और सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम रिकॉर्ड, मतलब जो रिकॉर्ड ऑलरेडी हुआ है एडिट, उसमें यूज़र होगा ना जिसने रिकॉर्ड एडिट किया होगा, उसको भेजना है, किसको भेजना है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो देखो यूज़र को भेजना है। अब मर्ज फील्ड में आ जाएगा एग्जिस्टिंग टॉपिक, कौन सा आपको मर्ज फील्ड मतलब हमारा क्या होता है, जो फील्ड है वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो रियल टाइम में उस रिकॉर्ड पे जो वैल्यू है इमेज की, जो वैल्यू है इज़ अवेलेबल की, वो आपकी वहाँ पे उस टाइम पे आ जाएगी, ठीक है। और एल्स हमको यहाँ पे जो भी मैसेज भेजना है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट टू चैटर वाला चूज़ करते हो। यहाँ पे प्रोसेसेस हैं, तो कोई भी इन्वोकेबल प्रोसेस, मैंने बताया ना, आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कॉल कर सकते हो। आप एक प्रोसेस बिल्डर से वर्क फ्लो को कॉल कर सकते हो, अपना कोड क्लास जो कस्टमाइज कोड है उसको कॉल कर सकते हो, लाइटनिंग फ्लो को कॉल कर सकते हो। तो जो प्रोसेस आपको कॉल करना है वो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है क्विक एक्शंस। क्विक एक्शंस क्या होते हैं आपके, हम लोगों ने देखे थे जो बटन्स होते हैं
ऑब्जेक्ट के पास में। अब जब आप ऑब्जेक्ट का डिटेल रिकॉर्ड ओपन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बटन्स होते हैं ना, सबमिट फॉर अप्रूवल, पोस्ट टू, लॉग अ कॉल और एडिट डिलीट, ये सारे बटन्स होते हैं। तो इसमें आपका जब भी बटन आप आपका कस्टमाइज कोड डाल सकते हो इस बटन के पीछे, मतलब जैसे बटन पे क्लिक करोगे ये वाला लॉजिक काम करना चाहिए, दैट इज़ योर क्विक एक्शन। तो ग्लोबल एक्शन, ऑब्जेक्ट टाइप, जो भी आपको क्विक एक्शन चलाना है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। क्विक होता है जैसे क्विप, यार क्विप आपका वही है जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है, जैसे हमारा टीम्स है, टीम्स एप्लीकेशन है, वैसे क्विप भी होता है, स्लैक होता है। तो ये सारी चीज़ें हम तब हमारे ऑफिस कल्चर में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्विप, स्लैक, टीम्स, जूम, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्विप में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, कॉपी डॉक्यूमेंट, सेंड मैसेज इन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है, चैट है अगर कोई तो आपको नया मैसेज भेजना है, सेंड मेंबर टू चैट, रिमूव मेंबर्स फ्रॉम चैट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। अगर आप कॉपी डॉक्यूमेंट करोगे वो पूछेगा कौन सा डॉक्यूमेंट कॉपी करना है, राइट, स्ट्रिंग कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ग्लोबल कॉन्स्टेंट, ये सारी वैल्यूज़, तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड आपके पास हमेशा और दूसरे ऑप्शन आ जाएंगे। अब सेंड कस्टम नोटिफिकेशन, जैसे ये जो नोटिफिकेशन है ना, मुझे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिख रहे हैं ये मैं कस्टमाइज़ करके किसी यूज़र को भेज सकती हूँ, वो आप कर सकते हो प्रोसेस से। फॉर सपोज़ मैंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया बियर का, और इसका जैसे ही अल्कोहल परसेंटेज 30% से ज़्यादा होता है तो यूज़र को नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए दैट योर कंजम्पशन इज़ गोइंग हाई, ओके। तो ये चीज़ मैं कर सकती हूँ इसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर सारा लिखा है, नोटिफिकेशन का टाइप क्या होना चाहिए, नोटिफाई टेस्ट, नोटिफाई व्हेन ईमेल चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे रिसिपिएंट टाइप क्या है मेरा, कोई यूज़र है या फिर रिकॉर्ड ऑनर को भेजना है या ग्रुप को भेजना है, क्यू को भेजना है, किसको भेजना है। अब मर्ज फील्ड में मतलब नाम हमको सीधे डालना है, जैसे अब हाय यूज़र हम डाल सकते हैं, बट मैं मर्ज फील्ड में अगर डालूँगी नेम, बियर नेम, तो जिस रिकॉर्ड का नाम, जिस बियर का मैंने नाम डाला है वो नाम आ जाएगा वहाँ पे सीधे। या फिर अगर मैंने लास्ट मॉडिफाइड बाय डाला तो मैंने मॉडिफाई किया तो हाई सृष्टि और ऐसे करके मेरा मैसेज आ जाएगा। अब नोटिफिकेशन बॉडी में आपको क्या डालना है, वो किस टारगेट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो होना चाहिए आपका टारगेट ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे ही आप एक्शन का टाइप सेलेक्ट करोगे। सबमिट फॉर अप्रूवल, सेम हमने सबमिट फॉर अप्रूवल प्रोसेस देखी थी, जो भी प्रोसेस हम बना रहे थे वो प्रोसेस अगर एक्शन का टाइप है तो ये हमारा वैसे चलेगा। सबमिशन कमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा ये प्रोसेस को। पहले हम क्या करते थे, मैन्युअली क्लिक करते थे बटन पे सबमिट फॉर अप्रूवल, ये ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को सबमिट कर देगा। और क्या कर सकते हैं प्रोसेस बिल्डर से, अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड हमारा नॉर्मली जिस फील्ड्स अगर हमको दूसरे अपडेट करना है, जैसे ही क्राइटेरिया मीट होता है तो हम ये वाला एक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो एक्शन का नाम आप दे दो जो रिलेटेबल हो, अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। अब रिकॉर्ड टाइप अब ये क्या बोल रहा है कि आप अगर ये ऑब्जेक्ट का हुआ है, क्राइटेरिया मीट हुआ है, तो आपको उसी ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अपडेट करना है या फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट का, मतलब बियर से रिलेटेड क्या होंगे आपके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, बियर लाइन ऑर्डर होगा उसके रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये चीज़ हमारी वर्क फ्लो में नहीं होती, वर्क फ्लो में हम सेम ऑब्जेक्ट के ही रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, फील्ड अपडेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो होते हैं चाइल्ड रिकॉर्ड होते हैं उससे हम नहीं कर सकते। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट द बियर रिकॉर्ड दैट स्टार्टेड योर प्रोसेस, जो रिकॉर्ड आपका स्टार्ट करता है प्रोसेस उसी रिकॉर्ड का हमको फील्ड अपडेट करना है। देखो जैसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे हमको ऑप्शन आ जाएगा अपडेट रिकॉर्ड मीट ऑल कंडीशन, मतलब सारे कंडीशन हमको डालना है, या फिर नो क्राइटेरिया जस्ट अपडेट रिकॉर्ड। तो जिस रिकॉर्ड का आप अपडेट कर रहे हो वो उसमें आपको कोई एडिशनल क्राइटेरिया लगाना है, नहीं तो सीधे हमारा ऑलरेडी क्राइटेरिया मीट हो रहा है यहाँ पे, तो हम सीधे ये फील्ड को अपडेट कर दें। तो अभी हम देखते हैं कौन सा फील्ड अपडेट करना है हमको। तो अल्कोहल परसेंटेज तो ऑलरेडी हमने क्राइटेरिया चेक किया है कि अगर ये 30% से ज़्यादा होता है तो आपका अपडेट होना चाहिए। अब हमको कोई और फील्ड अपडेट करना है, तो टोटल क्वांटिटी हम अपडेट करते हैं कि टोटल क्वांटिटी नंबर है, ये सीधे अगर 30% से ज़्यादा होगा अल्कोहल तो टोटल क्वांटिटी हमको कितनी मंगाना है इन्वेंटरी में, 100 इसकी वैल्यू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर दो सेव। ये हमारा क्या हो गया, एक्शन हमने सेव कर दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, अब
जस्ट रिमेंबर ऑलवेज टू एक्टिवेट योर प्रोसेस। अगर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस नहीं चलेगा, नो मैटर हाउ मेनी चेंजेस यू विल डू। ठीक है, ये भी हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, go to your developer org and now we will open beer object। ये हमने अभी बेसिक सी प्रोसेस लिखी है, आप प्रोसेस में कितने भी क्राइटेरिया डाल सकते हो, हमने अभी सिर्फ एक ही डाला है। अब मल्टीपल क्राइटेरियाज डालो, वो सारे चलेंगे, सारा चेक करेगा वो, जितने जितने एडिटिंग वगैरह सब है वो सब करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ठीक है, हमने क्राइटेरिया क्या डाला था कि एडिट और अपडेट दोनों के टाइप पे चलना चाहिए। यहाँ पे परसेंटेज अभी 8% है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 150, मैं इसको डालती हूँ 30%। 30% मैंने सेव किया। थर्टी परसेंट है तो टोटल क्वांटिटी अभी भी 150 है, मतलब हमारे रूल में कुछ तो प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है। तो एक बार और चेक करो कि इस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन 30, ओके ओके, आई हैव टू चेंज इट टू 60%। ठीक है, अभी 30 ग्रेटर देन 30 हमारा, मतलब हमारा क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है। लेट्स सी, देखो अभी टोटल क्वांटिटी चेंज हो गई, पहले 150 थी, अभी यहाँ पे 100 हो गई है। ठीक है, तो हम मतलब हमारा काम कर रहा है। अगर मैं अभी एल्कोहल परसेंटेज, अभी मैं टोटल क्वांटिटी कर देती हूँ, चेंज करके मैं इसको 700 कर देती हूँ, तो ये नहीं होगा, सेव 100 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रूल ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे मैं जब 10% करूँगी तो मैं चेंज कर पाऊँगी इसका टोटल क्वांटिटी। अब मैं टोटल क्वांटिटी अगर अब इस केस में 700 करती हूँ तो इट विल सेव 700। अभी 700 इसने सेव किया क्योंकि 30 से कम है मेरी क्वांटिटी। तो एक बेसिक सा रूल था कि आपको जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि प्रोसेस बिल्डर कैसे काम करता है। समझ में आया ये इतना? यस मैम। मैम एक पूछना था, यहाँ पे आपने क्या किया कि टू वैल्यू सिलेक्ट करके जो प्रोसेस किया, पर इसमें फॉल्स का भी कंडीशन पूरा करना चाहिए क्या? इसमें एक ही चलता है सर? कंडीशंस आप कितने भी डाल सकते हो। ये बोल रहे हो क्या कि यहाँ पे एक कंडीशन डाला है वैसा? यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो अपन ने पूरा सेट किया, अगर फॉल्स रहेगा तो ये इसका आगे का प्रोसेस करना है कि नहीं, तो वैसे। हाँ, अगर देखो यहाँ पे कितने भी कंडीशन डालो आप, अगर यहाँ पे क्राइटेरिया ये वाला मीट हो रहा है तो ये वाला चलेगा आपका। ठीक है, ये चलेगा, पर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर ये भी चेक करेगा वापस यहाँ पे आके। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये इधर नहीं जाएगा, सीधे नीचे वाले पे आ जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये स्टॉप करके, मतलब ये एक्शंस परफॉर्म करके फिर दूसरे वाले पे आएगा, और ये वाला भी एक्शंस देखेगा। दोनों क्राइटेरिया ट्रू हो रहे हैं तो दोनों चीज़ें चलेगी। ये अगर फॉल्स हो रहा है तो ये सीधे इस पे आ जाएगा, ये इधर अंदर जाएगा ही नहीं। डायरेक्टली फॉल्स, यही डाउट था ना? इस मतलब डायरेक्टली वो फॉल्स आके स्टॉप कर दे। हाँ। और मान लो ये सारे क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हो रहे हैं तो ये सीधे स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस, ये चलेगी नहीं फिर। ओके, ये वर्कफ्लो और ये प्रोसेस बिल्डर ये ज्यादातर ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। हाँ, और ये शायद ज्यादा यूज करेंगे। यस, हम प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं इन दोनों को। ठीक है, और कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस बिल्डर। ऐसे हम सारा प्रोसेस लिखते हैं, बनाते हैं। तो आपने देखा कि इसका स्कोप कितना वाइड है। जो चीज़ हम वर्कफ्लो से कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ हम प्रोसेस बिल्डर से कर सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा हम अपने क्राइटेरिया और फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और कहीं ज़्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस डाल सकते हैं,
हम रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स पे, रिलेटेड फील्ड्स पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना कॉम्पेंसेट हो जाती है प्रोसेस बिल्डर में, बट उसके बाद में भी बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। अब देखो ये चीज़ आप कर सकते हो तो आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें अचीवेबल है प्रोसेस बिल्डर से। जो चीज़ प्रोसेस बिल्डर से नहीं हो रही है ना, आप उसको फ्लो से भी कर सकते हो, फ्लो भी हम देखेंगे। तो इस केस में क्या करना है, आपको कस्टमाइजेशन नहीं करना, आपको क्लासेस वगैरह नहीं लिखनी। अब ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपकी ये सारी चीज़ें, आपकी जो फंक्शनैलिटी वो इन तीनों से भी नहीं हो रही है, वर्क फ्लो से, प्रोसेस बिल्डर से और फ्लो से। उस केस में आप क्या करते हो, क्लास बनाते हो, अपना कस्टमाइज्ड कोड लिखते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस बिल्डर था। हम लोग कल प्रोसेस बिल्डर